सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज कुछ बातें करते हैं। क्या चल रहा है हमारे वर्ल्ड में, इंडिया में क्या करंट न्यूज़ चल रही है। जैसे एक आपने सुना होगा कि जीडीपी कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रिडिक्ट करती है कि इंडिया की 9% रहेगी, कोई कहती है 10% रहेगी, सरकार भी कहती है बहुत वृद्धि हो रही है। पर क्या असल में वो इतनी वृद्धि हो रही है? उतनी जीडीपी है इंडिया की या नहीं? अब जीडीपी क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी एक साल के अंदर, पूरे एक साल के अंदर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कितनी गुड्स एंड सर्विसेज देश में उत्पन्न हुई, उनकी पैसे में वैल्यू, वो कहते हैं जीडीपी। यानी पूरे एक साल के अंदर जितने सामान बने और जितनी सर्विसेज प्रोवाइड की गई। सर्विसेज जैसा आप होटल में जाते हो तो आप खाना खाते हो तो आप बिल पे करते हो, तो एक सर्विस है, तो वो आपसे सर्विस चार्ज लेते हैं। तो वो अगर होटल एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसने कितना पैसा कमाया। ऐसे ही आप किसी शॉप में जाते हो, वहाँ से कुछ सामान खरीद के लाते हो, वो भी एक क्या, एक सर्विस है। तो आप उस सर्विस के लिए कितना पेमेंट कर रहे हो। तो ऐसे पूरे साल के अंदर आपने जितने प्रोडक्ट्स खरीदे और कोई सर्विस आपने ली, सैलून में जाके आपने बाल कटाए, वो एक सर्विस है। ठीक है, तो उसका अगर प्रॉपर बिल बनता है तो उसमें वो दिखाएगा कि उसने कितने पैसे कमाए, अगर कोई बड़ा सैलून हो। और तो पूरे साल के अंदर कितने सामान की बिक्री हुई, गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जैसे मैंने आपको सर्विसेज का एग्जांपल दिया अभी अभी, सैलून में जाके बाल कटाना, रेस्टोरेंट में खाना खाना, या फिर और भी कोई सर्विस, जैसे आईटी कंपनीज आपको सर्विस प्रोवाइड करती है कि आप उनके प्लेटफॉर्म पे डाटा स्टोर करो, फिर वो आपसे कुछ चार्जेस लेते हैं। तो वो एक क्या है, सर्विस टाइप है। तो आप पूरे साल के अंदर देश में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसकी मॉनेटरी वैल्यू, पैसे में उसकी वैल्यू क्या होती है, जीडीपी। अब सरकार कह रही है कि भाई 2022 में, फाइनेंशियल ईयर 2022 में लगभग ग्रोथ होगी 9 से 10%। आईएमडी ने कह दिया है, नहीं, आईएमएफ ने कह दिया है कि लगभग भारत की 9.5% रहेगी। ऐसी आरबीआई भी कहती है 9.5% रहेगी। क्या असल में ग्रोथ हो रही है? तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ आपको। बेसिकली ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी कि जीडीपी का मतलब कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, जब लॉकडाउन नहीं हुआ था 2019 के अंदर, अगर पूरे देश में 100 रुपये का सामान और सर्विसेज, यानी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई थी एक साल के अंदर, तो वो क्या है, 100 रुपये क्या है, देश की जीडीपी, एग्जाम्पल के तौर पे। और फिर लॉकडाउन लगा कब, 2020 में, और इकोनॉमी एकदम से डाउन चली गई। यानी मान लो अगर 2019 में 100 रुपये का गुड्स एंड सर्विसेज बने थे, और फिर सोच लेते हैं कि 2020 में 90 रुपये की गुड्स एंड सर्विसेज बन पाई। सर्विसेज कैसे बंद होगी, होटल्स बंद हो गए, रेस्टोरेंट बंद हो गए, तो उन्होंने सर्विस प्रोवाइड करना बंद कर दिया, उनकी कमाई कम हो गई। तो इस तरीके से अगर सोचा जाए, 2019 में 100 रुपये पूरे देश में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे थे, लेकिन 2020 में 90 रुपीज़ ओनली। तो अब देखा जाए तो ये क्या है, डिक्लाइन हो गई। एक टाइम पे 100 रुपीज़ पूरे देश में प्रोड्यूस हो रहे थे, इनकम हो रही थी, और फिर क्या हो गया, 90 रुपीज़। तो हम क्या कह सकते हैं, डिक्लाइन हो गया। ठीक है। अब हम आए 2021 में, और 2021 में ये 100 था, 100 का 90 हो चुका है। और अगर मैं कहूँ 2021 में गुड्स एंड सर्विसेज एक साल के अंदर 99 रुपीज़ हो गई, एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगर 90 के कंपैरिजन में देखा जाए, 90 का 10% कितना बैठेगा। अगर आपने बेसिक मैथ्स किया हो तो 90 का 10% कितना होता है, लगभग 9। ठीक है, 90 का 10% आप कितना आएगा, 9 आएगा। इतनी बात क्लियर है। तो अगर देखा जाए, मैं कहूँ 2021 में थोड़ा सा ग्राफ ऊपर, और यहाँ पर 99 रुपीज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं एक साल के अंदर, तो देखा जाए हम अगर इससे कंपेयर करें 90 से, तो 99 हो चुके हैं, और हम कहेंगे ग्रोथ हो गई कितनी, 10%, हम ये सोचेंगे। लेकिन अगर रियल रियल तौर पे देखा जाए, तो जो 2020 में हम 100 रुपये कमा रहे थे, पूरे देश में 100 रुपये का सामान और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही थी, फिर लॉकडाउन की वजह से वो घट गया एकदम से, और 2021 में अगर वो 99 तक भी पहुंच जाता है, तो सरकार इसको क्या दिखा रही है कि ग्रोथ हुई है कितनी, 10% की। लेकिन अगर असल में देखा जाए, तो जो 2019 में हमारी वैल्यू थी, उससे भी कम वैल्यू कहाँ पे है, 2021 में। जब मैं आपको बता रहा हूँ, ये ग्राफ 100 से 90 और 90 से 99, एग्जाम्पल के तौर पे, तो सरकार कहेगी 90 से 99 हुआ है तो 10% ग्रोथ है, लेकिन रियल मायनों में देखा जाए तो वो 100 हुआ करता था एक टाइम पे, और अब कितना है, 99। तो असल में देखा जाए कोई ग्रोथ नहीं है, इवन हम 2019 के भी टारगेट्स को मीट नहीं कर पा रहे।
सरकार भले ही आपको बता दे, प्रोजेक्शंस आपको भले ही बता दे, वो जो ग्रोथ है वो इसकी वजह से है क्योंकि वो 90 हो चुका था। लॉकडाउन में हमारी जो वृद्धि थी वो घट चुकी थी, उसकी कंपैरिजन में जब आप कंपेयर करोगे तो आपको ज़्यादा ही लगेगा। लेकिन रियल टाइम में देखोगे, आप रियल मायनों में देखोगे तो 2020-19 में जो था उसके उससे भी कम है। कब? 2021 में। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। ठीक है भाई, इतनी बात। अब सरकार इसको ग्रोथ कहेगी क्योंकि वो इससे कंपेयर कर रही है, ना कि इससे। 2019 से नहीं, 2020 से कंपेयर कर रही है किसको? 2021 को। और इसी चीज को इकोनॉमिक्स में कहा जाता है बेस इफेक्ट, क्योंकि यहां पर हमारा बेस कम हो चुका है। अगर किसी चीज से कंपेयर करो जो कम हो चुकी है तो हमें ऐसा ही लगेगा कि ये क्या है, इधर बढ़ चुकी है। तो इस चीज को हम देखा जाए, अगर 10% ग्रोथ कह रहे हैं, असल में वो क्या है, एक बेस इफेक्ट की वजह से है, क्योंकि बेस हमारा बहुत कम हो चुका है, उसके कंपैरिजन में हमें ज़्यादा लग रहा है 2021 के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आप रियल मायनों में देख सकते हैं कि देश 2019 से आगे नहीं बढ़ा इस टाइम। जितना 2019 में देश कमाई कर रहा था उतना ही, लगभग उससे थोड़ा कम 2021 में कमाई हुई है। भले ही ग्रोथ कहा जाए लेकिन ये ग्रोथ नहीं है। समझिए, मैंने ये बताने की कोशिश किया। अब एक खबर आ रही है, यूनेस्को। यूनेस्को ना काफ़ी सारे टैग्स देता है कल्चरल हेरिटेज साइट्स। तो इसी तरीके से यूनेस्को एक टैग देता है इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स। इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स। अब पहले देख लो, यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एजुकेशन के फील्ड में, साइंस के फील्ड में या फिर एजुकेशन के फील्ड में कोई भी काम होगा तो यूनेस्को उसको रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है। तो ये पेरिस में स्टैब्लिश हुई थी, फ्रांस में है भाई। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है, 1945। तो यूनाइटेड नेशन की काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुई है उस टाइम पे, उसमें से एक क्या है? हमारी यूनेस्को। तो मैंने क्या बताया आपको कि इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स। अब आप इसको याद कर लोगे कि भाई इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स इंडिया में 14 है। लेकिन इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसको छू नहीं सकते आप। जैसे आप मैं कहता हूँ कि यूनेस्को ने एक कल्चरल हेरिटेज साइट बना रखी है भारत में। फॉर एग्जांपल कोई मंदिर है और उस मंदिर में बहुत अच्छी कलाकृति बनी हुई है, तो यूनेस्को कहता है कि ये एक विश्व की धरोहर हो सकता है, तो यूनेस्को उसको कल्चरल हेरिटेज साइट कह सकता है। लेकिन वो क्या है, उसको छू सकते हैं मंदिर को। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसको छुआ नहीं जा सकता। जैसे अगर कोई डांस कर रहा है, कोई डांस फॉर्म है, तो उसको आप छू सकते हो? नहीं, आप देख सकते हो उसको कि हाँ ये डांस फॉर्म है। इंटेंजिबल होता है जो छुआ ना जा सके, इंटेंजिबल। तो यहाँ पे जो छुआ ना जा सके, तो इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स का मतलब क्या है? जो फिजिकली एग्जिस्ट ना करती हो, जो कोई आर्ट फॉर्म हो। जैसे आपने कोई पेंटिंग बनाई, उसको छू सकते हैं। मतलब जैसे आपने कोई डांस फॉर्म देखी, या फिर कहीं पे कुंभ का मेला हो रहा है। अब कुंभ का मेला ऐसा थोड़ा है कोई बंदा है जिसको जाके छू लोगे आप, वो इनटेंजिबल है। वो क्या है? एक इवेंट हो रहा है। तो ऐसे भारत में कितनी इंटेंजिबल कल्चरल साइट्स है? लगभग 14। और अगर देखा जाए, लगभग 2008 के करीब यूनेस्को ने वर्ल्ड में इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स का टैग देना शुरू किया था। तो भारत में जो सबसे पहले टैग दिया गया था वो दिया गया था कि यहाँ पर वैदिक चांटिंग कैसे होती है, वेदों को कैसे चांट किया जाता है, यानी कैसे बोले जाते हैं वेदों को। एक पर्टिकुलर वे है जिससे वेद वेद बोले जाते हैं। हम आम नागरिक बोल नहीं सकते उस तरीके से, तो उसके लिए एक स्टडी होती है पर्टिकुलर वेदों को कैसे बोला जाएगा। तो सबसे पहले टैग मिला था वैदिक चैंटिंग को। किस चीज़ का? इंटेंजिबल हेरिटेज साइट, क्योंकि उसको हम टच नहीं कर सकते कि वो कोई कैसे बोल रहा है। तो इंटेंजिबल यानी जो टच ना किया जा सके। ठीक है। तो इसी तरीके से रिसेंटली क्या हुआ है, 2021 के अंदर जो कलकत्ता के अंदर दुर्गा पूजा होती है, उसको भी यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट का एक दर्जा दिया है। इतनी बात समझ के आप। अब पास्ट में देखा जाए, ये तो हो गई 2021 की बात। 2017 में कुंभ मेले को, जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कुंभ मेले को 2017 में ये टैग दिया गया। 2016 में योगा और नवरोज। योगा आपको सबको पता है, नवरोज एक फेस्टिवल है पारसियों का। पारसी यानी आपको पता ही होगा, पारसी होते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसी पारसी भी होते हैं कम्युनिटी। तो उस कम्युनिटी का एक पर्टिकुलर त्यौहार होता है नवरोज का फेस्टिवल। तो उसको भी एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। एक्चुअली में नवरोज कई देशों में मनाया जाता है, तो इंडिया के यहाँ पर भी इसको एक
इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है और काफ़ी अलग देशों में भी इसको एक दर्जा दिया गया है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स का। तो ये बातें हो गई इसके बारे में। अब रिसेंटली क्या हुआ है, एक चार धाम प्रोजेक्ट है। चार धाम देखा जाए उत्तराखंड के अंदर चार जगह है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। केदारनाथ जहाँ पर कुछ सालों पहले फ्लड आई थी, यमुनोत्री गंगोत्री जहाँ से गंगा यमुना निकलती है, और बद्रीनाथ। ठीक है, ये चार जगह है। अब यहाँ जाने के लिए रास्ते बने हुए हैं, लेकिन वो रास्ते काफ़ी नेड़े थे, यानी काफ़ी पतले थे, विड्थ उनकी काफ़ी पतली थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है, राजनाथ सिंह, उसने कहा कि इन रास्तों को चौड़ा कर दिया जाए, इनको इनकी विड्थ बढ़ा दी जाए। और इसका रीज़न दिया गया कि जो आर्मी की टैंक है, जैसे चाइना है, चाइना कहाँ लाई करता है, उत्तराखंड बॉर्डर पे लाई करता है चाइना। तो राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें टैंक्स को भेजना पड़ता है, मिलिट्री के सामान को भेजना पड़ता है, तो इसके लिए हमें थोड़ी चौड़ी जगह चाहिए। तो उसने क्या किया था, वहाँ पर जो चार धाम प्रोजेक्ट है उसमें सड़कों को वाइड करना शुरू कर दिया था। लेकिन वहाँ के जो आम नागरिक थे वो कहने लगे कि जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का इलाका है, यहाँ पर भूकंप आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये सिस्मिक जोन के अंदर आता है। सिस्मिक जोन यानी जो जगह भूकंप आने के लिए सबसे ज़्यादा प्रख्यात हो, मतलब जहाँ पर भूकंप आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो सिस्मिक जोन में आता है। और भारत में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, वो इलाका हमारा सिस्मिक जोन में आता है। तो वहाँ के आम नागरिक कहने लगे कि अगर यहाँ पर ऐसे सड़कों को बनाया जाएगा, पहाड़ों को काटा जाएगा, तो हो सकता है ड्रिलिंग करोगे जब आप पहाड़ों में, तो कोई ना कोई हमारी टेक्टोनिक एक्टिविटी ना हो जाए और जिससे भूकंप ना जाए। टेक्टोनिक एक्टिविटी मतलब धरती के अंदर काफ़ी सारी लेयर्स होती है, तो वो लेयर्स आपस में ऐसे जुड़ी रहती है। तो बाई चांस अगर कहीं पर ड्रिलिंग हो रही है ऊपर बहुत ज़्यादा तेज तरीके से, तो हो सकता है नीचे कुछ असर पड़े और ये खिसक जाए, और ऐसी खिसकेगी तो क्या आएगा, भूकंप आएगा। तो ऐसे प्लेट्स आपस में खिसक जाती है, तो उससे भूकंप आ सकता है। तो इसलिए वहाँ के आम नागरिक इसको मना कर रहे थे कि ऐसा ना किया जाए। तो ये केस जाता है कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट जैसा कि आप जानते हो इंडिया की एपेक्स कोर्ट है, सबसे ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है क्या, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, एक कमेटी बनाता है जिसका नाम क्या है, AK सिकरी कमेटी। अब AK सिकरी कमेटी को क्या काम देता है कि ये देखे कि क्या वहाँ पर सच में एक सड़कों को चौड़ा किया जा सकता है या नहीं। तो AK सिकरी कमेटी कहती है कि अगर भारत के डिफेंस को देखा जाए, उसको मजबूत करना है, टैंक्स को ऊपर तक पहुंचाना है उत्तराखंड के बॉर्डर तक, तो हमें ऐसा करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी फाइनल जजमेंट में क्या कहता है कि हमें देश की सुरक्षा को देखते हुए हम डिफेंस मिनिस्ट्री को अलाउ करते हैं कि वो इस रोड को, इसकी विड्थ को बढ़ा दे। तो यही बात थी वो सारी जो आजकल हो रहा है कि इसको डबल लेन किया जाएगा, और इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट लगभग 12,000 करोड़, और इसमें 900 किलोमीटर, लगभग चार धाम है ना, चार जगहों पे जाने के लिए जो रास्ता है वो लगभग 900 किलोमीटर इन टोटल बैठेगा। तो उसको डबल लेन किया जाएगा। तो चार धाम आप समझ के कहाँ पर है, उत्तराखंड में। AK सिकरी कमेटी ने रिकमेंडेशन किया कि ऐसा किया जाए। आगे यही देखेगी, AK सिकरी कमेटी ही देखेगी कि क्या ये प्रोजेक्ट बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये हो गए हमारे कुछ टॉपिक्स। अब आगे चल रहे हैं, वर्ल्ड न्यूज़ में चलते हैं थोड़ा। मैंने कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वर्ल्ड न्यूज़ में क्या चल रहा है आज के टाइम पे। रसिया, एक छोटा सा देश है यूक्रेन। तो एक तरफ रसिया है, एक तरफ यूक्रेन है, और यूक्रेन के पास एक छोटी सी आइलैंड है। देखिए, मैं आपको सामने से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको चाहता हूँ कि आप गूगल करें और वर्ल्ड मैप देखें और उसमें इनकी लोकेशन देखें। ठीक है, पॉज करके चाहे आप एक बार वर्ल्ड मैप देख के रसिया और यूक्रेन की लोकेशन देखें। और यूक्रेन के पास एक छोटी सी आइलैंड है जिसका नाम है क्रीमिया। अब पूरा केस मैं समझाता हूँ आपको, ये आपका काम है कि आप जाकर देखें, इससे पता लगेगा कि आपने देखा है नहीं। तो क्या है, रसिया एक देश है यूक्रेन, उसकी एक छोटी सी आइलैंड है, छोटा सा द्वीप है क्रीमिया। तो रसिया ने 2014 के अंदर क्रीमिया पे अटैक किया और वहां से यूक्रेन को भगा दिया और क्रीमिया पे क्या कर लिया, कब्जा। तो क्रीमिया के ऊपर आज के टाइम पे किसका राज है, रसिया का। और रसिया और यूक्रेन, इनके आपस में बॉर्डर्स पे काफी सारी फोर्सेस लगी हुई है। ठीक है, किसने डिप्लॉय कर रखी है, रसिया ने। और ऐसा भी हो सकता है रसिया थोड़े दिनों में यूक्रेन पे अटैक कर दे, यूक्रेन को अपने कब्जे में लेने के लिए। अब ऐसा क्यों हो रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वो समझिए। देखिए, जो यूक्रेन है, यूक्रेन वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। वेस्टर्न वर्ल्ड मतलब यूरोपियन यूनियन, EU आपने सुना होगा, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका। देखिए, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका इस साइड समझ लीजिए आप, ये पूरा एक ग्रुप है, और इस ग्रुप का नाम है NATO, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नेटो में क्या है, यूरोपियन यूनियन की 28 कंट्रीज प्लस USA और कनाडा,
तो ये 30 कंट्रीज मिलके बनाते हैं क्या, नेटो। तो एक तरफ हो गया नेटो, यहां हो गया यूक्रेन और ये हो गया रसिया। तो ये यूक्रेन इस नेटो को ज्वाइन करना चाहता है और ये पूरी नेटो किसकी दुश्मन है, रसिया की। तो रसिया नहीं चाहता कि यूक्रेन इस नेटो को ज्वाइन करे। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। रसिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करे, तो इसलिए रसिया दबाव बना रहा है यूक्रेन पे कि आप ज्वाइन मत करो नेटो को, और अपनी फोर्सेस यहां पर डिप्लॉय कर दी कि प्रेशर में आके यूक्रेन ज्वाइन मत करे किसको, नेटो को। अब जो नेटो है मैंने आपको बताया 28 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज और 2 कौन सी, अमेरिका और कनाडा। अब अमेरिका बिल्कुल दुश्मन है किसका, शुरू से ही, रसिया का। तो अमेरिका ने नेटो को बुला के सारी फोर्सेस कहां पर डिप्लॉय करना चाहता है, यूक्रेन में। फिर अगर फॉर एग्जांपल अगर रसिया अटैक करता है यूक्रेन पे, तो ये सारी फोर्सेस मिलकर अटैक कर देगी किस पे, रसिया पे। तो वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। क्लियर इतनी बात। तो इसलिए वर्ल्ड में ये चल रहा है डिस्प्यूट कहां पर, रसिया और यूक्रेन के बीच में। यूक्रेन का एक छोटा सा हिस्सा क्रीमिया, उसको 2014 में रसिया ने कब्जा कर लिया है और अब यूक्रेन के ऊपर भी अटैक करने की बारी है। अब ये जो यूक्रेन है ये इस नेटो का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये इस नेटो का हिस्सा बनना चाहता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्यों बनना चाहता है, क्योंकि इस नेटो की एक ट्रीटी है आपस में, जो मैंने बताया ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो खुद के नाम में एक ट्रीटी है। ट्रीटी यानी एक समझौता। इन 30 देशों का एक समझौता है कि अगर कोई भी इन पे अटैक करेगा तो ये सारे मिलकर उस पर अटैक कर देंगे। अभी मैंने बताया अगर रसिया यहां पर इस पे अटैक करता है यूक्रेन पे, अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन जाए तो ये सारी नाटो कंट्रीज मिलकर किस पे अटैक कर देंगे, रसिया पे। तो अभी के टाइम पे यूक्रेन एक हिस्सा नहीं है नेटो का, इस नेटो का हिस्सा नहीं है। तो यूक्रेन चाहता है कि मैं नेटो का हिस्सा बन जाऊं, और जैसे ही ये नेटो का हिस्सा बनेगा, फिर अगर रसिया थोड़ी सी भी चालाकी करता है तो ये सारे देश अटैक कर देंगे किस पे, रसिया पे। तो इसलिए रसिया चाहता है कि यूक्रेन नेटो में ना जाए, और यूक्रेन क्या चाहता है कि मैं नेटो में चला जाऊं और रसिया मेरे से डरने लगे। तो ये चल रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। मैंने हाथों के जरिए से आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरा मेन मोटिव है कि आप समझो, ठीक है, मीन्स कैसे भी हो। ठीक है, अगली एक खबर चल रही है। क्या, ऐसे खबरें बहुत है लेकिन मैं आपको जो आम तौर पे खबरें चल रही है वो बताना चाहूँगा। एक केस हो रहा है कि फ्रांस की एक कॉलोनी है न्यू कैलोडोनिया, ये है स्पेलिंग, न्यू कैलोडोनिया। क्या है, पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, पैसिफिक ओशियन, उसके अंदर एक छोटी सी आइलैंड है न्यू कैलोडोनिया। अब कॉलोनी क्या होता है, जैसे भारत किसकी कॉलोनी हुआ करता था, अंग्रेजों की, ब्रिटेन की, ऐसे ही फ्रांस एक देश है और फ्रांस की एक कॉलोनी लगभग 15-16 हजार किलोमीटर दूर एक कॉलोनी बना रखी है उन्होंने, छोटी सी जगह है जिसका नाम क्या है, न्यू कैलेडोनिया। तो न्यू कैलेडोनिया के लोग, कुछ लोग चाहते हैं कि हमें फ्रांस से फ्रीडम मिल जाए, कुछ लोग चाहते हैं बस। तो क्या हुआ था, 1990 के करीब में लड़ाई हो गई, किसकी, न्यू कैलेडोनिया के अंदर लड़ाई हो गई कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। तो फ्रांस ने क्या कंडीशन रख दी कि चलो ऐसा करते हैं कि वोटिंग करा लेते हैं। इस देश में न्यू कैलेडोनिया में 3 बार वोटिंग कराएंगे। अगर तीनों बार वोटिंग में किसी ने कह दिया कि हमें आज़ादी चाहिए तो आज़ादी दे देंगे। शुरू में क्या बात हुई थी 1990 में कि लगभग 20-25 साल के अंदर ये वोटिंग करा लेंगे, लेकिन लेट हो गए फिर थोड़ा। और ये वोटिंग कब हुई, 2018-2020 लगभग इस टाइम पे, और तीसरी अब हुई है। तो इसी बीच क्या होता है, जो तीसरी वोटिंग होती है इसके अंदर वोटिंग होती है और वो ग्रुप जीत जाता है जो नहीं चाहता कि हम फ्रांस से दूर हो, यानी जो चाहता है कि फ्रांस ही हमारे ऊपर राज करता रहे, वो ग्रुप जीत गया कहाँ पर, न्यू कैलेडोनिया में। तो न्यू कैलेडोनिया इस समय पर फ्रीडम प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि वो लोग चाहते ही नहीं कि हम एक बहुत अच्छी कंट्री फ्रांस के अंडर से बाहर चले जाए और इंडिपेंडेंट हो जाए। वो नहीं चाहते, क्योंकि फ्रांस वहाँ पर कुछ गलत नहीं कर रहा है, वहाँ पर बहुत हेल्पफुल है फ्रांस। अब तीनों बार इलेक्शन हुए, तीनों बार रेफरेंडम हुआ जिसको वोटिंग कहते हैं, और तीनों बार लोगों ने क्या कहा कि हमें फ्रांस के साथ ही रहना है। फिर झगड़ा किस बात का है, कुछ लोग हैं जो हम कहते हैं कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। अब वो कुछ लोग कौन है, वो कुछ लोग हैं चाइना के चेले, ठीक है। चाइना एक ऐसा देश है जो पूरे वर्ल्ड पे इस टाइम कब्जा चाहता है, तो ऐसे ही वो चाहता है छोटे छोटे देशों के ऊपर कब्जा कर ले। तो इसी चक्कर में वो चाहता है कि न्यू कैलेडोनिया फ्रांस से आज़ाद हो जाए और मैं उसके ऊपर कब्जा कर लूँ। तो उसने अपने कुछ लोग बिठा रखे हैं कहाँ पर, न्यू कैलेडोनिया में, जो कि चाहते हैं कि न्यू कैलेडोनिया फ्रांस से अलग हो जाए।
तो ये सारी न्यूज़ थी कहाँ पर, न्यू कैलेडोनिया जो पैसिफिक ओशन में है उसके बारे में मैंने आपको बताया। थोड़ा आप गूगल करेंगे इस बारे में मैप पे जाके न्यू कैलेडोनिया कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है। ऑस्ट्रेलिया के पास लाई करता है। अब आप देखना ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में लाई करता है, ईस्ट में लाई करता है, किस साइड लाई करता है। और यहाँ एक बात और बता दूं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, पैसिफिक ओशन। तो उसी पैसिफिक ओशन में कौन लाई करता है, हमारा न्यू कैलेडोनिया, जो किसकी कॉलोनी है, फ्रांस की। तो भले ही फ्रांस 16,000 17,000 किलोमीटर दूर बैठा है, लेकिन उसका पूरा कंट्रोल कहाँ पर है, न्यू कैलेडोनिया के ऊपर। तो इसी तरीके से वो इस इलाके में अगर पैसिफिक ओशन में कोई एक्टिविटी करना चाहता है फ्रांस, तो अपने इस जगह पर मिलिट्री बेस बना सकता है, वहाँ से किसी और कंट्री पे अटैक कर सकता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर इन फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की लड़ाई होती है, अभी आपस में दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अगर इन फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की लड़ाई होती है, तो फ्रांस का एक बेस कहाँ पर हो सकता है, न्यू कैलेडोनिया में, और वो वहाँ से अटैक कर सकता है किसके ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। जस्ट हाइपोथेटिकली आई एम टेलिंग यू, ठीक है। ये मैंने बताने की कोशिश की है। अब एक देश है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, उसने अपने वहाँ पे वर्किंग डेज को कम कर दिया है। कितना, लगभग 4.5 दिन। अब भारत में देखा जाए यहाँ पर 6 डे वर्किंग भी होती है, यानी 6 दिन आप काम करते हो, मंडे टू सैटरडे। कहीं कहीं पर मंडे टू फ्राइडे भी होता है, 5 दिन काम होता है। लेकिन एक देश अलग सोच के साथ जो चल रहा है वो कौन सा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी यूएई। अब मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि वहाँ पे क्या कह रहे हैं, 4.5 दिन काम करेंगे, सिर्फ मंडे टू फ्राइडे करेंगे, लेकिन फ्राइडे की आफ्टरनून तक। तो इससे क्या होगा, अगले 2.5 डेज मिल जाएंगे रिलैक्स करने के लिए। बेसिकली मेंटल हेल्थ को सही करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो अपने देश में तो पता नहीं है कब लागू हो सकता है, ऐसी स्थिति लगती भी नहीं कि यहाँ पर 4.5 दिन का वर्क हो जाए। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिससे कि वर्कर्स की मेंटल हेल्थ सही रहे, उन पे प्रेशर ना पड़े। अब जो यूएई है, मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड यानी इकट्ठे, अरब मतलब मुस्लिम देश, एमिरेट्स मतलब साम्राज्य छोटे छोटे। तो जो यूएई है वो एक समूह है 7 देशों का, यानी 7 छोटे छोटे देश कहूँ, क्या कहूँ मैं, 7 छोटे छोटे साम्राज्य हुआ करते थे पहले। जब ने जैसे अपने यहाँ पर राजा होते थे, उनका राज होता था, कोई मैसूर का राजा होता था, कोई राजस्थान में राजा होता था। तो ऐसे ही 7 छोटे छोटे एमिरेट्स थे, साम्राज्य थे। उन सातों को जोड़ के एक देश बनाया गया, जिसका नाम क्या है, यूएई, और जिसकी कैपिटल क्या है, हमारी दुबई। ठीक है, यूएई की कैपिटल क्या है, दुबई। और वहीं पर अभी हुआ था क्या, एक्सपो 2020। तो पूछा जा सकता है एक्सपो 2020 कहाँ पर हुआ था, तो वो दुबई के अंदर ही हुआ था। कहाँ पे, यूएई में। यूएई के आप काफ़ी कुछ सर्च कर सकते हो जाके, बहुत डेवलप्ड कंट्री है यूएई। और कहाँ पर लाई करता है, ये एशिया के अंदर ही लाई करता है। तो वहाँ पर 4.5 दिन वर्किंग डेज कर दिए गए हैं। तो देखा जाए वहाँ के लोगों को बहुत राहत मिलेगी। अब मैं चाहूँगा आप वर्ल्ड मैप पे जाके एक बार सारी कंट्रीज़ की लोकेशन देखिए। क्या क्या देखना है आपको, एक तो देखना है आपको यूक्रेन और रसिया की लोकेशन क्या है आपस में, ठीक है, ये देखना है क्रीमिया कहाँ पर लाई करता है। दूसरी बात आपको क्या देखना है, न्यू कैलेडोनिया कहाँ पर लाई करता है, फ्रांस की जो कॉलोनी। आप सर्च करो सिंपल गूगल में न्यू कैलेडोनिया और जाओ इमेजेस के ऊपर, तो वहाँ पर आपको देखा, ये आपका काम है, ठीक है। और तीसरा आपको क्या देखना है, यूएई कहाँ पे है। तो वर्ल्ड में आप लोकेशन भी साथ के साथ याद करते जाओगे और इट विल बी बेनिफिशियल टू यू। अब एक और बात कर लेते हैं, दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर में क्या हुआ, अगर पास से देखा जाए तो हमारा एक देश है साइड में, हमारा पड़ोसी बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में अभी 50th एनिवर्सरी मनाई जा रही है इंडिपेंडेंस की। अब ऐसा क्या हो रहा है, 50 साल पहले, यानी आज से पूरा 50 साल अगर पीछे जाओ, 1971, और 1971 में एक वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, और उसी वॉर में इंडिया ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। इतनी बात सिंपल। तो जब भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था पाकिस्तान से, तो एक ऑपरेशन चलाया था नेवी ने, और जिसका नाम क्या था, ऑपरेशन ट्राइडेंट। और उस ऑपरेशन में भारत की नेवी ने पाकिस्तान की नेवी को हरा दिया था। तो ये ऑपरेशन ट्राइडेंट था, कराची के पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इसी दिन 4 दिसंबर को ही क्या मनाते हैं, नेवी डे। तो दिसंबर से पहली न्यूज़ ये थी। और ऐसे ही 16 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, विजय दिवस, क्योंकि फाइनली इस दिन क्लियर हो गया था कि भारत जीत चुका है किससे, पाकिस्तान से, और बांग्लादेश एक फ्री कंट्री है। और बांग्लादेश को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करने वाला देश कौन था, भारत। रिकॉग्नाइज मतलब जिसको ये कहना कि हाँ आप एक कंट्री बन चुके हो,
पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले भारत ने कहा था कि बांग्लादेश एक सेपरेट कंट्री बन चुका है, ठीक है। और जो आज के टाइम पे वहाँ की पीएम है, मैं चाहूँगा आप कमेंट सेक्शन में लिखे कौन है पीएम। तो उनके जो पिताजी थे उनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहा था 1971 में बांग्लादेश की फ्रीडम में। तो वो कौन सी हसीना है जिसका आप नाम लिखना और उनके पिताजी का नाम भी ढूंढना, क्योंकि उनके पिताजी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको फादर ऑफ बांग्लादेश कह सकते हो आप, ठीक है। मैं चाहूँगा आप ये सर्च करो, आधा मैं कर रहा हूँ, आधा काम आप करो, क्योंकि सब कुछ मैं अगर बता दूंगा आपको फिर आपके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं रहेगी। तो आप जाके ढूंढो, सर्च करो कि हु इज़ द पीएम ऑफ बांग्लादेश, ठीक है, एंड उसके फादर का नाम क्या था, ठीक है। बताना पीएम है या प्रेसिडेंट है वो, ठीक है। एक और बात, ये तो हो गई हमारा दिसंबर की बात। हमने यहाँ से क्या सीखा कि एक तो हमारा नेवी डे 4 दिसंबर और 16 को क्या है, विजय दिवस। और एक अगली न्यूज़ है कि अब रिपब्लिक डे आने वाला है भारत का, यानी 26 जनवरी 2022 बहुत जल्दी आ गया, 2020 और 21 कोरोना में चले गए, ठीक है। 2022 आ रहा है। अब कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया और कंट्रीज़ को अलाउ कर दिया गया कि वो सेरेमनी हेल्ड करें। भारत में भी सेरेमनी होगी 26 जनवरी को, रिपब्लिक डे, और उसमें आ रहे हैं 5 चीफ गेस्ट, और वो कहाँ से आ रहे हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। यूजुअली हमें उनके नाम याद नहीं होते, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड किर्गिस्तान, ये 5 देश है। तो इनके हेड्स को बुलाया जा रहा है एज ए चीफ गेस्ट। और 2009 के अंदर कजाकिस्तान के पीएम भी आए थे पहले, ये आ चुके हैं, लेकिन एक साथ इन 5 को बुलाया जा रहा है अभी भारत में रिपब्लिक डे की परेड पे। तो ये एक प्रयास है कि सेंट्रल एशिया से जोड़ा जाए खुद को। तो ये हो रहा है इस टाइम 26 जनवरी को होने वाला है, ठीक है। सो मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करने का ट्राई किया, सो आई होप यू लाइक इट। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना। मुझे बताना कि सामने से बैठ के पढ़ाना सही है या अगर मैं पेज पे पढ़ाऊँ वो सही है, मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में, फिर मैं उसी हिसाब से आगे वीडियो बनाऊँगा। एंड कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो एक बार कमेंट में लिखो, मैं अगली वीडियो में ज़रूर क्लियर करूँगा। सो होप यू लाइक इट, थैंक यू।